हेलो लीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब पहले से होंगे। तो दोस्तों, कभी भी फाइनेंशियल एडवाइसेस की बुक्स को जमा किया जाएगा तो रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड हमेशा उस लिस्ट का हिस्सा बनेगी। और ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा वन ऑफ द टॉप फाइनेंशियल गुरुज में उनका शुमार रहेगा। अब इस बुक में ऐसा क्या है और इस बुक में ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है जो इस बुक को इतने सालों बाद भी आज भी मशहूर है और लोग एटलीस्ट इनिशियल फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए और बहुत सी फाइनेंशियल टर्म्स को सीखने के लिए इस बुक का मुताला करते हैं। तो चले देखते हैं। इस बुक की खास बात यह है, इस बुक में ऑथर ने एक बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट दिया है और अपने दो मेटाफोरिक डैड्स, एक रिच डैड और एक पुअर डैड के थ्रू इंसानों के अंदर दो सोच और दो पर्सनैलिटीज का जिक्र किया है और उसको हाईलाइट किया है जो आपको आगे जाके एक हाईली सक्सेसफुल और या फिर एक मीडियोकर पर्सन बनाते हैं। और इस तरह के कंपैरेटिव एनालिसिस से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हम एक क्लियर कंपैरिजन देख सकते हैं दोनों सोचों का, दोनों किस्म की सोचों का और उनके रिजल्ट का हम कंपैरेटिव एनालिसिस देख सकते हैं और साथ साथ उसमें से हम पिक एंड चूज़ भी कर सकते हैं कि क्या आदत हमारे अंदर नहीं है और होनी चाहिए और क्या आदत हमारे अंदर है जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसको हमें एलिमिनेट करना है। तो इस बुक में इस कॉन्ट्रास्ट को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले जो इस बुक की बात की जाए मेन पॉइंटर्स की, तो सबसे पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो रिच डैड की अगर बात की जाए तो रिच डैड का बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि आप कॉलेज एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर भी बहुत फोकस करें कि फाइनेंशियल लिंगोस, फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स जो कि नहीं पढ़ाए जाते यूजुअली स्कूल और कॉलेजेस में, एटलीस्ट अंटिल यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड आपको नहीं पढ़ाए जाते। ऑथर के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स आगे जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ की कमी महसूस करते हैं। इसके बरक्स पुअर डैड का ये सोचना था कि ये कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंस चीज़ नहीं है और आपको अपनी जो भी जिस भी फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हैं आपको उसी में फोकस रहना चाहिए। अब मेरा ओपिनियन इस बारे में, बल्कि मेरा क्या, आप लोग ये आजकल का जो एक कनेक्टेड दौर है इसमें आपको पता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी टर्म्स हैं। आजकल वो चीज़ें हो रही हैं कि स्कूल के पास आउट बच्चे, कॉलेज में इनरोल बच्चे फुली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं ड्यू टू फाइनेंशियल नॉलेज। उनको फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ी तो उनको इन्वेस्टमेंट का मतलब पता चला, एसेट का मतलब पता चला, लाइबिलिटी का मतलब पता चला और स्टॉक्स के बारे में पता चला, डिविडेंड्स के बारे में पता चला। अब इन सब चीज़ों को, ये है प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। ये जब उनको पता चला तो फिर उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डे टू डे चॉइसेस में इन चीज़ों को देखा कि हाँ यार, मैं लाइबिलिटीज़ मेरी कितनी एक्यूमुलेट हुई है और एसेट्स कितने एक्यूमुलेट हुए हुए हैं, तो इन चीज़ों का फ़र्क समझना शुरू किया। यहाँ से देखें फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ना शुरू हुई। फिर उनकी जो ज़्यादातर था कि ज़्यादा से अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, ऐसे में पैसिव इनकम के कौन से ज़राए पैदा करूँ ताकि पैसा मेरे लिए काम करना शुरू करे। इसी वजह से फिर आप देखें आपके सामने बेइंतहा मिसालें आती हैं जो कि बच्चे स्कूल्स में हैं, कॉलेज में हैं और उन्होंने अपनी अर्निंग शुरू कर दी है और काफ़ी लोग सेल्फ सस्टेन भी हो गए। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग अस। और मेरी भी ओपिनियन यही होगी कि आप भी फाइनेंशियल लिटरेसी पर ख़ास फोकस करें। और क्योंकि स्कूल लाइफ में ऑब्वियसली बात है, ट्रायल और एरर आपके पास मार्जिन होता है कि आप गलतियां करके सुधर भी सकते हैं, समेट भी सकते, अपने आप को सुधार भी सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल लाइफ में या आफ्टर गेटिंग मैरिड जिम्मेदारियां बढ़ने के बाद आप नहीं कर सकते। तो स्कूल लाइफ में यू कैन, मतलब आप खुल के खेल सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करें अपनी लाइफ में। एक की कॉन्सेप्ट जिसके बारे में ऑथर ने निशानदेही की है वो ये है कि एसेट और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ तक मैंने भी ये कॉन्सेप्ट, मेरे लिए बड़ा ही नोवेल था कि हाँ भाई, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है। और मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ मैं उसको बस एसेट ही समझता था कि हाँ ये मेरा एसेट है, बल्कि ऐसा नहीं है। और इस वजह से, इस सोच की वजह से कई लोग बस एक चीज़ें ख़रीदते रहते हैं ये देखे बगैर कि वो चीज़ें जैसे ही उन्होंने ख़रीदा एटलीस्ट 40% उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है और वो किसी भी किस्म से एसेट की कैटेगरी में नहीं आता है, बट दे कंसिडर इट एज अ एसेट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। एसेट बेसिकली वो चीज़ होती है दैट पुट्स मनी इन योर पॉकेट एंड लाइबिलिटी वो चीज़ होती है दैट टेक आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। अब ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। जो भी चीज़ आपके जो इनकम स्ट्रीम है, आपके पैसे कमाने की जो स्ट्रीम है, उसमें ऐड करे, आपके कैश फ्लो को पॉजिटिव करे, दैट इज़ योर एसेट। इसके बरक्स जो चीज़ आपकी जो नेटवर्थ है, आपके कैश फ्लो को नेगेटिव करे, दैट इज़ लाइबिलिटी। हाईली सक्सेसफुल लोगों का, या इस बुक के हिसाब से जो रिच डैड है, उनका फोकस एसेट जमा करने में है।
इस तरह की चीज़ें परचेज़ करने में जो उनकी नेटवर्थ को इंक्रीज़ करे और जो एप्रिशिएट करे अपनी वैल्यू, या ऑन एन मंथ बेसिस उनकी जो कैश फ्लो है उसको पॉजिटिव करे। ठीक है? उनका फोकस इस बातों पे होता था कि ऐसी चीज़ें हमें ना परचेज़ करें जो कि लाइबिलिटीज डिस्गाइज्ड एज एन एसेट, यानी कि वो चीज़ें जो आपको लगता तो है कि वो एसेट है बट वो लाइबिलिटी है, और वो अपनी वैल्यू डे बाय डे होती जा रही है। ठीक है? दैट इंक्लूड्स कार। अच्छा, कार हो सकती है, घर हो सकता है। अच्छा, एज पर ऑथर एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और हालांकि आई डिसएग्री विद दिस, और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट ही होती है, तो वहाँ पे ऑथर की ये मिसाल देना कि गो कि उनका कॉन्सेप्ट सही है कि होम जो है वो आपका लाइबिलिटी है, या आपका जो गाड़ी है वो आपकी लाइबिलिटी है, अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ें आपकी जेब में पैसे ना ला के दें। जैसे कि आपने घर है तो आपने घर रेंट आउट कर दिया, तो आपका जो अभी कैश फ्लो का स्ट्रीम जमा स्टार्ट हो गई। गाड़ी है तो गाड़ी आपने ऊबर में लगा दी या किसी भी रेंट कार टाइप की उसमें लगा दी, जिससे आपकी अर्निंग शुरू हो गई, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एसेट, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी। आई डोंट फुली एग्री विद दैट, बट या एज पर दिस कॉन्सेप्ट दिस इज द थिंग। जो चीज़ें आपको पैसे कमा के दें वो एसेट है, जो पैसे आपके गंवाएं वो लाइबिलिटी है। और हमारे रिच डैड का यहाँ पे फोकस होता था एसेट्स को जमा करने का, बरक्स इसी के पुअर डैड का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि बस लाइबिलिटीज जमा करें, हमेशा मंथ के शुरू में सैलरी आए और चीज़ें जमा कर लें, वो चीज़ें जो कि कोई ख़ास इस्तेमाल भी नहीं होगी वो ख़रीद ले, बस अपनी ख्वाहिशात, एक इम्पल्सिव शॉपिंग करते रहें। ठीक है? तो ये एक सोच का फ़र्क था हम दोनों के रिच डैड और पुअर डैड के दरमियान। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑथर ने इस चीज़ पे फोकस किया कि हाउ योर माइंडसेट अफेक्ट योर द फ्यूचर ऑफ योर लाइफ। यानी यहाँ पे एक पुअर डैड था जो फोकस करता था कि जॉब सिक्योरिटी पे, और अपने आप को बस स्टैग्नेंट रखना है कि यार ये मेरा कंफर्ट जोन है, इसी में मैंने रहना है, भले मैं बेयर मिनिमम कमा रहा हूँ बट मैं सुकून से हूँ। ठीक है? मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं सुकून से हूँ, और मैं अपने आप को स्टैग्नेंट कर दिया, बस ये मेरी एक लगी बंदी आ रही है, मैं रिलाई कर रहा हूँ जॉब के ऊपर, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना, ना लर्न करना है, ना ग्रो करना है। इसके बरक्स जो रिच डैड थे वो बोलते थे कि नहीं, आपकी जो लर्निंग और ग्रोथ कभी नहीं रुकनी चाहिए, और आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। अपना माइंडसेट को हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क की तरफ और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ढूंढ में लगा रहना चाहिए कि आप ग्रो कर सके अपने आप को फाइनेंशियली और मेंटली और स्किलफुल हर तरीके से। बट इसके बरक्स इसके बिल्कुल अपोजिट था पुअर डैड का। तो उनका जो एक ही कैश फ्लो था, जो कि उनकी जॉब थी, उस पर इतना बर्डनाइज होता था कि वो मंथ के एंड के मिड ऑफ द मंथ में ही बिल्कुल ही, यानी कि हैंड टू माउथ हो जाते थे, और बस ये साइकिल रिपीट होता रहता था, जस्ट बिकॉज कि वो कंफर्ट जोन में थे। इसके बरक्स रिच डैड हर महीने हर वक्त अपनी इनकम स्ट्रीम्स को जो है ना वो इंक्रीज करने की कोशिश में लग रहे थे, जिसकी वजह से ही वॉज गेटिंग रिचर डे बाय डे और मंथ ऑन मंथ बेसिस। यहाँ पे एक और बड़ा की कॉन्सेप्ट ऑथर ने दिया है कि वर्क टू लर्न नॉट ओनली टू अर्न, यानी कि हम जो भी काम करें उसका मेन मकसद सिर्फ अर्निंग ना हो, बल्कि इसके अलावा लर्निंग हो। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं, मे बी शुरुआत में उस पर हमें इतना बेनिफिट, इतने पैसे ना मिले, बट वी आर गेटिंग द इनवैल्यूएबल स्किल, जिसको हम इस्तेमाल करके फ्यूचर में मल्टीपल्स इनकम जो है ना अपनी ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा फोकस सिर्फ अर्निंग पे नहीं, लर्निंग के ऊपर भी होना चाहिए। लर्निंग को हमने उसकी ड्यू रिस्पेक्ट हर हाल में देनी चाहिए, और ये भी एक की पिलर है टू बी सक्सेसफुल। अच्छा, इसके बाद ऑथर ने एक बड़ा की और एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है? अब पे योर सेल्फ फर्स्ट से मुराद क्या है? ऑथर के मुताबिक आपकी जो भी सैलरी है, आपकी जो भी इनकम है, जब वो आपके अकाउंट में गिरे, रिफ्लेक्ट हो आपके अकाउंट में, तो उसमें से जितना भी अमाउंट उठा के आप सेव या इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज एक्चुअली यू आर पेइंग योरसेल्फ। ठीक है? इसके बाद जो भी खर्चा होगा वो आप अपने ऊपर नहीं कर रहे। जो उठा के आपने अपनी या तो इन्वेस्टमेंट या तो सेविंग या फिर अपनी ग्रोथ के ऊपर, लेट्स से सर्टिफिकेशन की ग्रोथ के ऊपर लगाया, तो वो चीज़ कंसिडर होगी कि आपने अपने आप को पे किया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक फुल फ्लैश एक प्रोफेशनल हो तो ही ये चीज़ अप्लाई कर दिया। ये बेसिकली आदत है, ये एक माइंडसेट है। फ्रॉम द बिगिनिंग, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आप टीच कर रहे हैं या आप पॉकेट मनी ले रहे हैं, बट ये माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए कि यार मैंने अपना इतना % उठा के या तो कहीं इन्वेस्ट कर देना है या कहीं सेव कर देना है, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप जैसे जैसे ग्रो करते रहेंगे ना, तो ये चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी, बल्कि इस चीज़ के फ़वाइद आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ करना और इसको इंक्रीज करना आसान हो जाएगा। अच्छा, आगे चल के ऑथर ने इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि हमें पैसिव इनकम की पावर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और एक्चुअली ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए
ये चीज़ समझ लें एक डील ब्रेकर है कि आपके पास जितनी ही स्ट्रॉन्ग और जितनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में पैसिव इनकम की तरह मौजूद होंगे, बी इट रॉयल्टी, बी इट डिविडेंड, बी इट एनीथिंग जहाँ से आपको रेंट आ रहा हो या आपको अमाउंट आ रहा हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा जल्दी और कितना लॉन्ग टर्म आप फाइनेंशियली फ्री रहेंगे। तो हमेशा आपको अपने पैसिव इनकम के मौके या पैसिव इनकम के ज़राए ढूंढते रहने चाहिए और उस पर काम करते रहना चाहिए। अच्छा, आगे चल के ऑथर ने इस चीज़ पे एम्फसाइज किया है कि किस तरह आपने अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखना है, अपनी लालच को कंट्रोल में रखना है और किस तरह आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं जो कि आपकी ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी के मौके तो बढ़ाए लेकिन आपके रिस्क को बड़ा मिनिमम और टू द बेयर मिनिमम रहे कि जिसको आप कंट्रोल या कंटेन कर सकें। तो ऑलवेज डू कैलकुलेटेड रिस्क एनालिसिस और अपनी ग्रेड को अपनी लालच को काबू में रखें और जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस चीज़ में उसमें इस रिस्क एनालिसिस को आप हाई प्रायोरिटी रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप अर्निंग कर रहे हो तो हमेशा याद रखें यू हैव टू गिव बैक। इट विल कीप यू प्योर, इट विल कीप यू क्लीन, ठीक है, फ्रॉम द ग्रीड एंड एवरीथिंग। सो दोस्तों, दिस इज द बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आई होप you like this video. If you do, please share it with your friends and do not forget to like and subscribe to my channel. Thank you.